अंजा भाई को या मेरे से उठा दो, या इसको उठाओ। चाइनीज पे था बाबर साहब, मैं चाइनीज पे सर मैं बिठा रहा हूँ आपको। पहले उनको प्लीज कम है, सिट से या कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बहुत आपको मुझे इंतज़ार कराया, मैं आपसे माज़रत रहा हूँ। दो वजूहात हैं। एक तो ये मुझे शैटिका हो गया है जेल के बाद, तो बाज़ औक़ात पेन बहुत बढ़ जाती है, तो तैयार होते हुए वक्त लगा है। 5-6 दिन से काफ़ी तकलीफ़ थी, तो उसी में काम कर रहा हूँ। तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटा उसमें लगा। फिर ट्रैफिक का अजदाम था, लेकिन फिर भी मैं आपसे माज़रत रहा हूँ और शर्मिंदा हूँ। आपको मैंने इंतज़ार की ज़हमत से दो चार किया, मेरी आप माज़रत कबूल फरमाएँ। आप मेरे भाई हैं, अज़ीज़ हैं, बरखुरदार हैं, लेकिन हैं कबूल कर लिया, बड़ी मेहरबानी है, आप नज़र करम फरमाते हैं। मैं तो सब कितने बैठे हुए न थे, पीछे बैठे। मैं तो साहब ने मैसेज करके भी माज़रत की है रस्ते जो, तो बहरहाल है मेरी सॉरी, लेकिन वो बाज़ चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती, लेकिन कोशिश करूँगा आइंदा ऐसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है पाकिस्तान रेलवेज़, नोरिंको और ईजी वे। इनका ईजी वे और नोरिंको दो चाइनीज़ कंपनीज हैं बहुत बड़ी, इनका ये जॉइंट वेंचर है और इन्होंने रेलवे के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। इस पर काफ़ी लंबी महीनों की बातचीत हुई है, आपको पता ही होगा सारी बात का। पिछली बार काम हो गया था, तो होते होते बीच में एक आध चीज़ कम थी, वो भी अब आ गई है इसके अंदर। तो पाकिस्तान रेलवे ये समझती है कि अब ये एक विन विन सिचुएशन है और रेलवेज़ की रिक्वायरमेंट भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। इसकी तफसीलात आप लेना चाहें तो आपको मिल जाएंगी, हर तरह की तफसील दस्तयाब है। क्या था और अब क्या है वो मैं अपने मुंह से नहीं आपको सुनाऊंगा। तो जो जो इसमें नुक्ते थे और जो जो नुक्ते दूर करने वाले थे और जो जो रुकावटें थीं और जहाँ जहाँ कोई गांठ लगी हुई थी वो सारी गांठें खोली हैं और उसको रास्ते को साफ़ करके, तो ये हमारे अफसरान की टीम ने और नोरिंको और ईजी वे इनकी जो कंपनीज हैं इन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया रेलवेज़ के साथ। और अब ये हम समझते हैं कि इसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ को खासा होगा।
ये एक ऐसा काम है जिसकी अरसे से ज़रूरत थी, तो हम इसको आसानी के लिए राब्ता एप्लीकेशन कह सकते हैं। ये BOT मोड में चलेगा, 12 साल इसकी टाइमलाइन है। तो BOT का मतलब है कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन्हीं की होगी, और इसका मतलब यह है कि कोई भी पैसेंजर अपने सफ़र को पहले से प्लान कर पाएगा अपने घर में बैठ के। न सिर्फ वो अपनी सीट्स का कर सकेगा, रेलवे टिकट का, बल्कि टैक्सी, होटल बुकिंग, खाने का ऑर्डर, हर चीज़ इस एप्लीकेशन के ज़रिए होगी। दूसरी तरफ जो रेलवे की इनकम है उसका भी मुकम्मल रिकॉर्ड अब आ जाएगा, और उसमें रेलवे की असेसमेंट है कि अब हम कोई पैनी भी लूज़ नहीं करेंगे और हमारी नज़रों से कुछ भी ओझल नहीं रहेगा। ये हमारे ख़्याल में बेस्ट अवेलेबल IT सॉल्यूशन है, यानी जो पैसेंजर फैसिलिटेशन भी करेगा, टिकट बुकिंग, टैक्सी की बुकिंग, खाना किस किस्म का खाना है, कहाँ से खाना है, और किस होटल में वो ठहरना चाहते हैं, किस शहर में, हर चीज़ इसमें मौजूद होगी। और साथ ही रेलवे की जो इनकम्स हैं टिकटिंग के ज़रिए, उसका टोटल रिकॉर्ड अब ये IT सॉल्यूशन के ज़रिए हमारे पास मौजूद होगा। इसके ज़रिए बात पार्सल की बुकिंग और ट्रैकिंग भी हो सकेगी। तो जो लोग पार्सल्स भेजते हैं रेलवे के ज़रिए, वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, बुकिंग भी करा सकेंगे और उसकी ट्रैकिंग भी कर लेंगे। इसी तरह जो ट्रेन ऑपरेशंस हैं उसकी जो मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो पहले तो प्राइवेटली चल रहा था, वो इसके ज़रिए हमारा ट्रेन ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम तक भी पैसेंजर्स को रसाई होगी। कौन सी ट्रेन किधर है, किस जगह पहुंची है, कितने बजे आएगी, हर चीज़ जो है वो इसके ज़रिए दस्तयाब होगी। इसी तरह कंप्लेंट्स का इंदराज भी इसी ऐप के ज़रिए होगा। अगर कोई इमरजेंसी कॉल होगी तो उसको भी हेडक्वार्टर्स में और जो रेलेवेंट सेक्शन है उनमें भी उसको सुना जा सकेगा। ये सर्विस जो इनको ये जो मिल रही है रेलवेज़ को, ये रेवेन्यू शेयरिंग की बुनियाद पे होगी। इसमें रेलवेज़ को भी जो ये कमाएंगे उसमें से शेयर देंगे, उसकी डिटेल्स भी आगे लिखी हुई हैं। तो ये ERP के बाद जो अब एग्जीक्यूशन के मरहले में है, अब ये जो राब्ता है, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है मॉडर्नाइज करने के लिए रेलवेज़ के ऑपरेशन। इसके अलावा चंद बातें मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा रेलवेज़ के हवाले से। एक तो सिब्बी हरनाई सेक्शन है जिसका 90% काम हम मुकम्मल कर गए थे, और फिर ये हुआ कि एक तो दिलचस्पी किसी ने नहीं ली बाद में, उसके बाद जो पिछले सैलाब आए तो दोबारा पुश्तों को नुकसान हुआ। वो एरिया है, वहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। हम शुक्रगुजार हैं मुसल्लह अफवाज के और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के कि उन्होंने हमें सिक्योरिटी फ्राहम की है, और वहाँ पे NLC काम कर रहा है। हमें तवक्को है कि बहुत जल्द हम सिब्बी हरनाई ट्रैक तो मुकम्मल है, उसके साथ जो चेक पोस्ट्स बननी है उनको मुकम्मल कर लेंगे सिक्योरिटी के मामले को। तो हमारे पास लोकोमोटिव्स भी अवेलेबल हैं और कोचेस भी अवेलेबल हैं। हमारा ट्रेन इंशाल्लाह चला देंगे जो कि दहाइयों के बाद वहाँ चलेगी। 4 ज़िले हैं और कोल माइंस का इलाका है, और बेस्ट वेजिटेबल वहाँ पे अवेलेबल है। उसका फ़ायदा उन 4 ज़िलों की इकनॉमिक्स को भी होगा, और राब्ता भी उन लोगों का आसान हो जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों से उनकी ज़िंदगी इंशाल्लाह आसान होगी। गवादर में पाकिस्तान रेलवेज़ की काफ़ी जगह मौजूद है। ये रेलवे वाले भी आपको पता है चलते हैं। इनको मैं बड़े अरसे से कह रहा था तो हाँ कर देते थे, पर करते नहीं थे। इस बार इनकी मेहरबानी है, अब इन्होंने वहाँ पे अपना सब ऑफिस खोल लिया है, अफसरान तैनात कर दिए गए हैं, ताकि जो वहाँ पे हमारी जगह है रेलवेज़ की उसको वो प्रोटेक्ट कर सकें, और आगे की जो एडवांसमेंट है उसमें वो गवादर पोर्ट अथॉरिटी, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं उन सब से मिल के मुस्तकबिल के लिए रेलवे के सेटअप पे अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन करें, और हमें पल पल की खबर है रेलवेज़ को कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि रेलवेज़ के बगैर कोई पोर्ट चल नहीं सकती, ना कामयाब हो सकती। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। पेंशन और तनख्वाहों में जो देने में दिक्कत आ रही थी, उस पर मेरी मिनिस्टर फाइनेंस से बात हुई है, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है और कोई रास्ता निकलेगा। हमने उनसे गुजारिश की है कि हमारा 7 अरब का रेवेन्यू लॉस हो गया फ्लड की वजह से, जब हमारा ऑपरेशन बंद था, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लॉस हुआ है। तो हमें तवक्को है कि कुछ ना कुछ हमें मरहलावार या किस्तों में सही लेकिन मिलेगा, उससे आसानी पैदा हो जाएगी। जो डिले आ रहा है इनमें अपना सैलरीज़ के अंदर, उस डिले को हम चाहते हैं कि किसी तरह ख़त्म हो या कम से कम मिनिमाइज़ हो जाए, ताकि कुछ हमारे जो
साथी काम करते हैं, मेहनत कश, उनकी ज़िंदगी आसान हो, उसके लिए हम लगे हुए हैं। बात हम कम करते हैं लेकिन हम एफ़र्ट अपनी मुसलसल करते रहते हैं ताकि काम बन जाए। इसी तरह फर्नेस जो हमारी दहाइयों से तबाह हाल थी, वो अब मार्च के एंड तक तवक्को है कि वो मुकम्मल हो जाएगी और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अल्लाह ने चाहा तो वो अपना काम शुरू करेगी। 5-10 दिन ऊपर नीचे 15 दिन हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं होगा। हम रिलीजियसली उसके पीछे लगे हैं क्योंकि वो जो फर्नेस है पुरानी, वो पता नहीं 100 साल पुरानी, ये 60-70 कह रहे हैं, मेरा ख्याल है 70 तो उतने है कम। बहरहाल वो काम कम करती थी और ज़ाया ज़्यादा करती थी, तो पिछले टेन्योर में हमने उसके पीछे काम शुरू किया था, तो बहरहाल वो अल्टीमेटली अब काम बन गया है। अब वो तकमील के आखिरी मराहिल में है। उससे इन्हें अपना जो वो यूटिलिटी है इनकी आयरन बेल्ट की, वो इनको बजाय ख़रीदने के ये ख़ुद से बना लेंगे। उससे भी हमारी माशी हालत कुछ कदरे बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक पाकिस्तान रेलवेज़ की शॉप्स का ताल्लुक़ है, उसका टेंडर होने लगा था, उस पर हमने अभी थोड़ा होल्ड किया है। हम उसकी पॉलिसी बना रहे हैं, एक शफाफ पॉलिसी ऐसी जिसमें कोई कार्टेल ना बने और लोगों का रोज़गार भी चले, क्योंकि बतौर एक स्टेट ओन्ड कंपनी के जहाँ रेवेन्यू कमाना है, वहाँ हमने रोज़गार के मौके भी लोगों को फराहम करने हैं। सो इतना ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं होना चाहिए कि लोग वो प्रीमियम पे ना कर सकें, और इतना कम भी ना हो कि रेलवे को कुछ ना मिले। तो उस पर हमने 2 रीडिंग्स मुकम्मल की हैं। अब इस मीडिया टॉक के बाद हम फिर उस पर बैठेंगे। उसके अलावा अब हम इवेल्यूएट कर रहे हैं ट्रेन्स को। एक ग्रीन लाइन चल गई, बस ठीक है चल गई, लेकिन एक ग्रीन लाइन से काम नहीं बनता, तो हर ट्रेन को अपग्रेड होना चाहिए। इस बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, वरना मेरा अपना ख्याल था कि रेलवे साल में 4-5 ट्रेन्स को अपग्रेड करने की सलाहियत रखता था। मेरा अंदाज़ा था पिछले टेन्योर में कि अगले 3-4 साल में सारी ट्रेन्स की हालत बदल जाएगी, और अगला स्टेप था कि जो एसी स्टैंडर्ड है उसको इकॉनमी डिक्लेयर करना, लेकिन वो तो ख्वाब ही रह गए और सारा काम ही ख़राब हो गया। तो अब दोबारा शुरू किया ये, और अब हम ट्रेन्स को इवेल्यूएट कर रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि जो आउटसोर्स की गई हैं ट्रेन, वो बेंचमार्क जो बना था वो शफाफ था या उसके अंदर कोई गड़बड़ थी। तो 1-2 जगह हमें गड़बड़ लगी है, तो फिर वो ट्रेन, मैंने नाम नहीं लेना, वो चल नहीं रही। वो चलनी तभी है जब रेलवे को उसमें से कुछ मिलेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स के खर्चे भी रेलवे उठाएं, ये हमारे बस का रोग नहीं है। इसलिए रेलवे का इंटरेस्ट और मुसाफिरों का इंटरेस्ट जो है ये सुप्रीम है। उसके बाद अगर कोई कुछ कमाता है तो बिल्कुल कमाए, उसका हक है। ML1 पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर। ML1 पे जो है वो रेलवे की सोच में काफ़ी बदलाव आया हालात देख के। मैंने मरकज़ी हुकूमत को भी इस बारे में अभी आगाह किया है। उस पर हमारे जो हमारा यूनिट है इस मकसद के लिए वो काम कर रहा है। हमारा ख्याल है कि हमें इसकी कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान शायद इतना बड़ा लोन अफोर्ड ना करे, तो हम इन खतूत पे अभी अपनी इन हाउस तैयारी कर रहे हैं कि कैसे कॉस्ट कटिंग हो। हमारा ख्याल है कि ये जो $9.8 बिलियन अगर इसको इसी तरह जाने दिया तो ये 11-12 पे चला जाएगा। तो रोटी पूरी नहीं हो रही, यहाँ पे तनख्वाहें देने के पैसे पूरे नहीं होते, इतना बड़ा लोन लेके वापस कैसे करेंगे। और ML1 को ठीक किए बगैर आपका गुजारा भी नहीं है। ना ठीक किया तो ये तो 2-4 साल बाद काम बंद हो जाएगा, तो फिर मिड वे निकालना पड़ेगा। तो हमारा ये ख्याल है कि हम ट्रैक को और एम्बैंकमेंट को 160 के लिए बनाएं, और एक सर्टन पोर्शन पे वो 160 पे भले से चले, लेकिन बाकी आने वालों पे छोड़ें। और ये जो तमाम अंडर पासिस और फ्लाईओवर बनाने थे और 100% फेंसिंग थी, ये 120 के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए फिर अब हम देखेंगे कहाँ के लेवल क्रॉसिंग सारे मैंड हो जाएंगे और सिग्नल्ड हो जाएंगे। सिग्नलिंग सिस्टम भी सारा अपग्रेड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को भी हमने दोबारा इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि 40% कम से कम कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए, तो उससे ये वायबल हो जाएगा। और जितने ये पैसे थे इसमें अगर हम वो कंप्लीट ट्रैक रिहेबिलिटेशन CTR प्लस, ये नई टर्म है, तो अगर हम इस तरह का कोई काम कर जाएं तो हमारी जितना ये अमाउंट बन रही है इसमें 3 लाइनें बन सकती हैं।
10-12 बिलियन डॉलर में 1, 2, 3। तो हमारा ख्याल है कि हम अभी महंगी शॉपिंग करने के काबिल नहीं हैं। तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमारे बाद आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वो भुगतें और वो कहें यार ये क्या कर गए थे। तो मैं बहुत संजीदगी से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने मिनिस्टर फाइनेंस को भी इस पर बताया। मैंने मिनिस्टर पीएनडी, चूँकि उनकी स्टेक है, सीपैक में वो लीड करते हैं, उनको भी बताया। अभी इस पर हमारा यूनिट भी काम कर रहा है। और अंजम साहब, आपको पता है ये बड़े ब्रेन हैं, बड़े सिविल इंजीनियर हैं रेलवे के, 1-2 ही अजान है पाकिस्तान में इस सतह के। तो ये चूँकि अब हमारे बोर्ड ऑफ, जो रेलवे का बोर्ड ऑफ वो है, रेलवे बोर्ड है, उसके मेंबर हैं। तो मेंबर रेलवे बोर्ड के तौर पे वॉलंटरीली एक आना लिए बगैर ये हमारी दिन रात मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। खैर से इनको भी अंदर करना चाहते थे, पता ना आपको, इनको भी जेल में डालना चाहते थे। शर्म नहीं आई इनको। जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था उन्हें जेलों में डाल रहे थे। हुमायूं रशीद जैसा ऑनेस्ट आदमी जेल काट के आया, बच्चा बच्चा उसकी दयानत की गवाही देता है। फिर वो इन्हीं के दौर में बाइज्जत बरी हुए हैं। उन्हें हम सीपैक के अंदर लेके आए हैं। वो बेहतरीन सिविल इंजीनियर रेलवे के, उनकी कोई दयानत पे और उनकी उस पर कारकर्दगी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाल अंजम साहब का है। जावेद अनवर साहब को अंदर करना चाहते थे, आपको याद है। फिर इन्हें जलावतनियाँ काटनी पड़ी। आप अंदाज़ा लगाएं, एक आदमी तनख्वाह में सारी ज़िंदगी गुजारे, 20 दिन बाद उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, बेहतरीन काम करे, उसके बाद आप नैब के बाद उस पर बिठा दो उसको बेंच पे, और जो उसने ज़िंदगी में कोई जमा पूंजी है उसको सबको फ्रीज़ कर दो। ये हुआ यहाँ पे। फिर भी ये रेलवे के अफसर हैं जिनकी हिम्मत है, जो ये फिर लग गए हैं दोबारा पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिया। वरना जो इनके साथियों के साथ हुआ है, तो ये तो कहें भाई हमने काम नहीं करना, फाइल साइन ही नहीं करनी, मैं क्या कर लूँगा। लेकिन कोई प्यार से, कोई मिन्नत से, कोई तरले से, कोई मोटिवेशन से सब फिर चल पड़े हैं दोबारा। पहले तो अपने आप को मोटिवेट करना पड़ा, स्टार्ट करना पड़ा, उसे भी टाइम लगा दोबारा। तो एनीवेज, अब ये हम ML1 पे 12-15 दिन तक फॉर्म अप हो जाएंगे और फिर हम प्राइम मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर फाइनेंस को और मिनिस्टर पीएनडी को, पीएनडी में भी सबको ब्रीफ करेंगे। और अगर उसकी फिर हमें इजाज़त मिली फिर हम चाइनीज साइड से बात करेंगे। तो इसको ML1 की कॉस्ट कटिंग और इसको वायबल बनाना, इसकी कॉस्ट को लाजमी है, क्योंकि जो माशी हालात हैं वो महंगी शॉपिंग शायद हम अफोर्ड नहीं करते हैं। अब इसको कोई जो मर्ज़ी नाम देता रहे, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमने काम वही करना जो रियासत के इंटरेस्ट में और हमारे अदारे के इंटरेस्ट के अंदर है। तो इस पर भी हम लगे हुए हैं जी, इस पर भी काम कर रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी बातें बताई हैं। मेरा ख्याल है अब मैं आपको मौका देता हूँ कि आप कोई सवाल जवाब करें। तो जे सियासी ना करो तो ताड़ी मेहरबानी है। रेलवे का तो जे सियासी किया तो फिर रेलवे पीछे रह जाएगी, तो सियासत शुरू हो जाएगी। अगे जनाब मालिक और तीसरा, रेलवे के परसेंटेज के हवाले से लास्ट जो मीटिंग हुई थी चाइनीज के साथ, इस मामले पे आई थिंक वो तो आप रेलवे इसमें कितनी जो है वो आपको बता देता हूँ यार, छुपाने वाली कौन सी बात है। जिस वजह से डिले हुआ था, हम ये चाहते थे कि जो हमारे लोकोमोटिव्स हैं उन पर भी ट्रैकर लगे, यही चाहते थे ना। वो इसमें था नहीं, तो मैंने इनके साथ, अपने साथियों के साथ फटा डाल दिया कि मुझे नहीं पता भाई, रेलवे के इंजन्स की भी ट्रैकिंग इसके अंदर डालो। वो अब डल गई है, इनकी मेहरबानी है भाई, सीधी सीधी बात है। अब जो आपने सवाल किया है वो उसकी फिगर्स किसके पास है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, एनएम दे दो ना, सीओ सब दस देंगे, ज़्यादा पर आप बता दें, बता दें। नहीं, माइक मोटी मोटी जो सवाल है वो उन्होंने किया ना, माइक ऑन करें भाई। मैं आपको थोड़े से एक्सप्लेन कर दूं कि इसके अंदर मुख्तलिफ स्लैब के ऊपर, टिकट सेल्स के ऊपर, जो हमारी टिकट सेल्स होंगी, पैसेंजर जो हमारे सालाना ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से स्लैब्स मौजूद हैं हमें, और उसके अंदर रेवेन्यू शेयरिंग भी है। अगर हम तकरीबन 3.5 मिलियन 35 मिलियन हम पैसेंजर्स को लेकर पूरा ट्रैवल करवाएंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो उसके ऊपर हमें तकरीबन हम उसके हिसाब से पे कर देंगे। उसके अंदर हमारा रेवेन्यू शेयर भी हैं और तकरीबन 9 रुपये से लेकर 7 रुपये तक। सलमान साहब सादा ज़बान में बात करते हैं, एक सेकंड ठहर जाए जरा, मैं वजाहत करता हूँ आपको।
पहला बेंचमार्क कितने मुसाफिरों पर था कोई बता रहे? पहला बेंचमार्क 58 मिलियन और अब 35 पे आ गया। 35 यही ज़रा समझे, इन्हें ये कहा गया कि इनकी जो फिजिबिलिटी थी वो बनी हुई थी 5.8 मिलियन पे, यानी अगर 5 करोड़ 80 लाख मुसाफिर सफ़र करेंगे उस तक रेलवे को कुछ नहीं मिलना था। तो 5 करोड़ 80 लाख मुसाफिर तो सफ़र ही नहीं करते, वो फिगर ही गलत थी। मतलब था कि रेलवे को कुछ नहीं मिलना, वो इन्होंने बात की है इनसे। अब ये आ गया 3 करोड़ 50 लाख पे, यानी 3 करोड़ 50 लाख से ऊपर जाएगा तो रेलवे को शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है, तो सादा जबान में समझाया ना, जो आम आदमी मीडिया पे बैठा हुआ उसको भी समझ आए। 13 से 30% तक बढ़ता जाएगा रेलवे का, 13 से 30। अच्छा, अब आप बताएं कि वो किस तरह बढ़ेगा? हमारा शेयर जैसे जैसे मुसाफिर बढ़ते जाएंगे हमारा शेयर भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ फिर रुके, यानी 5 करोड़ 80 लाख मुसाफिर तक हमें कुछ नहीं मिलना था, अभी 3 करोड़ 50 लाख से ऊपर जाएंगे तो रेलवे को मिलना शुरू हो जाएगा, और जू जू बढ़ता जाएगा साथ साथ शेयर भी बढ़ता जाएगा। बस ठीक, 13 से सीईओ को बात कर रहे हैं, पता होना चाहिए। 13 से 30% के अंदर ये स्लैब जूं जूं बढ़ता जाएगा रेलवे का शेयर भी बढ़ता जाएगा। बाकी हिसाब तुसी आप ला लो। भाई एक करके सब बोले, पहले वो बोले थे, फिर मैं तो सब, फिर आप भी आए। नहीं आपकी बारी, नहीं आपकी हो गई, अब नहीं भैया हो गया, अब आप आए ना, औरों को भी बोलना है। जिस तरह हमें ये रेलवे को ये जो स्लैब इन्होंने बताया सीओ साहब ने कि मिलेगा, क्या इससे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि रेलवे जो है वो खसारे से निकल आएगा और अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा? नहीं, मैं शेख रशीद थोड़ी है कि कहाँ 1 साल खसारे से निकल आएगा, ऐसी बात नहीं करनी। रेलवे का अंदाज़ा ये है, इन अफसरान ने जो बताया है कि इस ऐप के नतीजे में 5 to 7% हमारी इनकम बढ़ सकती है, यही बताया था आप लोगों ने। ये इनकी असेसमेंट, हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, मतलब ये कि खसारे में कमी आएगी। खसारा है क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट तो उसका खसारा तो बराए नाम है, शायद सिंगल डिजिट में होगा। असल प्रॉब्लम है पेंशन्स की, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बोला है कि पेंशन्स चंद अदारे हैं 2-3 जो कमा के अपने मुलाजमीन को देते हैं, बाकियों को फेडरल गवर्नमेंट पे करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन को देती है। तो वो अगर पेंशन जो है, बाज़ अदारों की पेंशन मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट देती है, वहाँ कोई खसारा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सो अगर ये हमने करना है तो हमारी इनकम बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली गैप कम होगा, खसारे का कह लें गैप, या जो अखराजात हैं वो अगर वही रहेंगे तो आमदनी बढ़ जाएगी। बैतू साहब, फिर उसके बाद आपकी बारी आएगी। एक एक करें यार, बाकियों को भी मौका दिया करें ना जी। यार मैं तो सब गुजारिश ये है कि कुछ पाबंदियां हैं, कुछ पेपरा के कवानीन हैं, तो नाल ही बैठे हुए उन्होंने उर्दू नहीं आती, ताकि मेहरबानी, लेकिन मैं कोई गल करांगा तो वो ट्रांसलेट हो जाएगी। तो गुजारिश ये है कि जो रेलवे के लिए ले सकते थे वो ले लिया। अब बात को सब समझ रहे हैं आप, इस बात को, इसमें रेलवे का इंटरेस्ट है। यानी आप देखें 5 करोड़ 80 लाख और 3 करोड़ 50 लाख, तो 2 करोड़ 30 लाख का फ़र्क ना पड़ गया। 2 करोड़ 30 लाख बंदे को कम होते हैं। वो बेंचमार्क बना दिया था, जो बेंचमार्क पता नहीं कब अचीव होना था, ना वो अचीव होना था और ना रेलवे को कोई मिलना था, इसलिए इतने महीने लगे हैं। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये एक लीगल एग्रीमेंट था, आप इसको उठा के बाहर नहीं फेंक सकते थे। ये बात आप सबको पता, बीट रिपोर्टर्स हैं, आपको मुझसे ज़्यादा खबर है रेलवे के बारे में, माशाल्लाह आपको बहुत खबर है। तो आपने लीगल एग्रीमेंट को भी वायलेट नहीं करना, रेलवे के इंटरेस्ट को भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। तो फिर उसके लिए यही रास्ता था, ये दी बेस्ट अवेलेबल, और ये माशाल्लाह ब्रिलियंट अफसरान है जिन्होंने इनसे बातचीत की है, और इनका भी शुक्रिया कि इन्होंने मेहरबानी की है और जो जो हमने रिक्वेस्ट किया ये मानते गए हैं और वो चीज़ें ये डालते गए हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान रेलवे एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है आपकी प्रैक्स, वो पहले टिकटों की फरोख्त के ऊपर 4 रुपए लेती थी, ये कंपनी कितने पैसे लेगी और क्या अब प्रैक्स से जान छूट जाएगी रेलवे की? नहीं, ये बात तो मैं पहले कर चुका हूँ, इसके अंदर जवाब है। ये राब्ता जो है इसका मकसद यही है ना, अब एक सवाल के 2 हिस्से नहीं किए जा सकते। एक सेकेंड भाई, सारे का सारा रेलवे का टिकटिंग का निज़ाम राब्ता पर चला जाएगा, इसमें सारे सवाल का जवाब है जी।
आप और फिर आप आ रहा है अदनान आ रहा है। मेरा सवाल ये कि ML1 इस साल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और क्या उसमें प्लान है कि पेशावर से नबी कोटक तुर्कम बॉर्डर तक जो रेलवे लाइन हमारी पड़ी हुई है, प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, वहाँ पर ML1 में शामिल किए जाएंगे? नहीं, आपने सवाल क्या किया? सवाल मेरा ये है कि ML1 में तुर्कम बॉर्डर तक रेलवे लाइन नहीं वो जो पहले क्या हो दसो हाँ ये तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस खुदा दा वास्ता यार। एक सेकंड इतना बड़ा एक मिनट यार एक में मेरी जान इतने मतलब अब तजर्बाकार आदमी हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम कॉस्ट कटिंग पे काम कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, तो ये तो भाई मैं इसका क्या जवाब दूँ? वो जो तुरखम वाला आप फरमा रहे हैं ना उसका मैं जवाब देता हूँ। जो सवाल वो ये है, असल में पहले रेलवेज ये समझता था कि पुरानी अलाइनमेंट पे हम जाके अफ़गानिस्तान से लिंक कर लेंगे, लेकिन वहाँ ग्रेडियंट के मसाइल है। ये खरलाची का रास्ता इख्तियार करेंगे तो कनेक्ट विद अफ़गानिस्तान, ये रूट फिर किसी मकसद के लिए या टूरिज़म के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान से कनेक्शन के लिए वहाँ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये रेलवे की डिपार्टमेंटल इनपुट है। इधर से कोई सवाल था? आप आ रहा हूँ मैं। ये बताइएगा कि रेलवे ने 8% जो किराए बढ़ाए हैं उसमें तमाम ट्रेनों के किराए बढ़ाए गए, ग्रीन लाइन को जो है रिलीफ दिया गया, अपर क्लास के लोगों को क्यों नहीं ये जो है उनके किराए बढ़ाए गए? दूसरा ये भी बता दीजिएगा ट्रेनें जो तकलीफ का शिकार हो रही हैं, आपके पिछले द्वार में जो है ट्रेनें बर वक्त पहुंचा करती थी, तो अब ना तो धुंध है तो फिर भी जो है ना 2-2 घंटे ट्रेनें जो है ना वो तकलीफ का शिकार हो रही है। ये 2-3 बातें। ग्रीन लाइन का किराया पहले ही काफ़ी है, तो क्या ग्रीन लाइन खाली करनी है? उसका नहीं देखें ना, हमने वायबिलिटी भी देखनी है ना यार। बात तो करने देना यार, आपने सवाल कर लिया, अब जवाब तो मुझे राइट है देने का ना। हमने वो किराया तो नहीं बढ़ा देना, एक तो 8% वो बढ़ा जो इम्पैक्ट आया, उसमें एक आना भी इजाफा नहीं किया। 5.5 अरब रुपया रेलवे नहीं ले सकता तो किधर जाए? 5.5 अरब रुपये थोड़े से पैसे तो नहीं लाए। दूसरी बात यह है कि ग्रीन लाइन का किराया बड़ा रीजनेबल है, वो बढ़ाएंगे लोग जाके जहाज़ पे बैठ जाएंगे, तो ग्रीन लाइन चलाने का फिर क्या फ़ायदा है? अदनान 1 मिनट इनको देने, फिर आप आ जाए। नहीं आपके 2 हो गए हैं, अब अदनान नहीं पहले आप। नहीं सर जी नहीं अदनान पहले उनको बोले दो यार, 1 मिनट आपसे पीछे। रॉयल पाम पे तो ये होगा जी कि जो इनकी अफसरों की कमेटी बनी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी सारी बात रख देगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो हम अपनी राय सुप्रीम कोर्ट में देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देंगे। राय इनकी बन गई भी है, सुप्रीम कोर्ट चूँकि खुद मॉनिटर कर रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। अभी मुझे पता नहीं डेट कौन सी है सुप्रीम कोर्ट की, अभी आई है कोई डेट? अच्छा, बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डेट लग जाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला हम ले जाएंगे, वहाँ रेलवे अपनी फेयर ओपिनियन दे देगा, फिर जो अदालत हुक्म देगी उसकी हम तामील करेंगे। और दूसरा क्या था? हाँ लैंड, अच्छा उस पर ये है जी कि 5 साल की तो इजाज़त मिल गई ना स्ट्रेट अवे, लेकिन हम उस 5 साल की इजाज़त के ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद और ज़रा ज़मीन जो है वो तो खैर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आप रूल्स तैयार करें। वो 12-14 दिन लगने थे, 1 हफ़्ता गुजर गया, हफ्ता रह गया। रूल्स उसके तैयार होके तो हम फेडरल गवर्नमेंट को भेजेंगे, वो जाएंगे फेडरल कैबिनेट के अंदर, वहाँ से उसकी अप्रूवल होगी, फिर उसके मुताबिक एक पॉलिसी अगले सालों के लिए इंशाल्लाह बन जाएगी। क्योंकि ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है तो बड़ा अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल बड़ा है। इसके अंदर फिर लोग उंगलियाँ उठाते हैं, फिर लोग जिन्होंने लेना देना कुछ नहीं है वो डरते हैं अफसरान भी कि ज़रूरत क्या है यार, महकमे के लिए काम करो, उसके बाद इल्ज़ामात सुनो, उसके बाद बुलशिट सुनो, और फिर उसके बाद घसीटे जाओ, और फिर 2-4 साल 5 साल की जलालत उठाओ और फिर बाहर आ जाओ, या कह देने जी कुछ नहीं मिला आपके ख़िलाफ़। ये प्रॉब्लम है ना। तो जो इस मुल्क में जो ये तमाशे लगाते हैं इस तरह के जो भी हैं, वो ये तो उनको सोचना चाहिए कि उनके तमाशों से आप पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहरहाल ये जो लॉन्ग टर्म होगा इनिशिएटिव,
उसका रिजल्ट तो मेरे दौर में नहीं आएगा, क्योंकि उसको बनते डेवलप होते 6, 7, 8 महीने लगेंगे। साल 1.5 साल बाद जाके आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च करते हैं, वो इतना आसान नहीं होता। इसलिए उस पर काम शुरू कर दिया, वो आने वालों के लिए छोड़ेंगे, लेकिन हम उसकी बुनियाद डाल जाएंगे। अब नान साहब की बारी है, नहीं उसके बाद आपकी बारी। लो ऐसा भी बताइएगा कि मैं जब रेलवे स्टेशन जाता हूँ तो एक आम मुसाफिर को बड़ी मुश्किल होती है कि वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलती, गाड़ी में ट्रेन पॉलिसी वगैरह का। तो सवाल ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब इंतकाल करते हैं और उस दौर में आप पर बहुत तशद्दुद हुआ, आपको जितनी आपके साथ में हुआ वो सब लोगों को मालूम है, तो उन पर आप कमेंट कर दिया, क्या कहेंगे आप उनके मुताबिक? और दूसरा जो है वो अपनी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे, आम सवाल के बारे में क्या कहेंगे आप? ये पार्टी और बाकी बातें जो है ये फिर किसी वक्त करेंगे। ये जो आपने मुसाफिरों की परेशानी की बात की है, इसमें नहीं जी, हर गल का जवाब स्टीरियोटाइप थोड़ी देना है। सलमान साहब वो सही कह रहे हैं, सही गल पहले सही मनो, उसके बाद जवाब दो, वरना लगेगा मैं एक मिनट यार, लगेगा यार मैं झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने इनको कल एक बात कही है, बैठे हुए हैं सामने आपके दोस्त मेरे साथी, इन्हें मैंने कहा ये जो चौक से बोगियों पे नंबर लिखते हैं ये बंद कर दें, इसे आप सब ने मॉनिटर करना है, और अगर इन्होंने बंद ना किया तो आपने शिकायत करनी है। धुल जाता और लोग खज्जल होते हैं। एक तो स्टॉप 2 मिनट से 5 मिनट का किया है, 2 मिनट में बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग न चढ़ सकते हैं ना उतर सकते हैं, वो 4 और 5 मिनट किया है। दूसरा, हर ट्रेन की जो कोच है उसके चारों दरवाजे दोनों तरफ है, वहाँ पे एक बॉक्स, उस पर एक नंबर प्रिंटेड लगा होना चाहिए, बोगी नंबर, ताकि लोगों को पता हो। तो वो इनको एक मुनासिब सा टाइम दिया है, उसमें सीईओ साहब की जिम्मेदारी है, वो इसको मेक श्योर करेंगे। कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। तो ये, और ये कोई फेसबुक पे किसी ने ये लिखा हुआ था, तो वो मैंने उसको पढ़ा और उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया कि ये ठीक मशवरा है। इसको मैं, उनका भी शुक्रिया उन गुमनाम तजवीज़ देने वाले का जिन्होंने ये मशवरा दिया है, लेकिन अगर वो सुने तो वो सुन लें कि इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है, और ये हम कोशिश करेंगे कि 2-4 हफ्ते के अंदर, 3-4 हफ्ते में ये हो जाए। उन कर देना सलमान साहब। आ रहा हूँ नहीं भाईजान, अभी नहीं, मैं ऐसे नहीं होना, ऐसे में नहीं, मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, आपकी बारी आखिर में आएगी जी। और दूसरी बात, वो लकीर स्कैनर एक आपके दौर में पिछली दफा लगाया गया था, वो उसी दौर का खराब हुआ है, आज तक वो दोबारा ठीक नहीं हो सका। वो मुसाफिर क्या सामान लेके जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर। ये सलमान साहब आप ये लिख लें दोनों बातें, बजाय इसका नहीं दफा नहीं करने की जरूरत ना। ओ भाई तो खराब है चीज़, तो ठीक करवानी है ना, लिख लेना इस चीज़ को, मेहरबानी आपकी। आप लाहौर में रेलवे की 581 एकड़ जमीन है, जिसमें सरकारी इदारों ने भी कब्जा किया हुआ है, आम आवाम ने भी कब्जा किया हुआ है, तो कब अक्सर बनाएंगे उसको? खसारे में जा रहा है रेलवे, ऐसे है नहीं। और देखिए बात यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, कुछ कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं। अब जो कच्ची आबादियाँ बनी हुई हैं या जिनका 1-1.5 मरले की छोटा सा कच्चा सा या पुराना सा घर है बेचारे आदमी, गरीब आदमी का, उसका राइट उस तरह तो नहीं था, पर क्या करें, उसको उठा के बाहर फेंक दें, वो सबसे आसान काम है। लेकिन कोई ज़मीर है कि नहीं है? तो एक आदमी जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, सर छुपाने के लिए नहीं है, नहीं सर एक सेकंड है, ये बड़ा मुश्किल काम है। अलबत्ता जो कमर्शियल काम करते हैं और उन्होंने कब्जा किया हुआ, उनके साथ कोई कंसेशन नहीं, वो इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं है ना। आपको पता भी है जो आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे भी पता इत्तफाकन सब्जेक्ट का। तो एक मिनट यार, एक सेकंड, इस तरह नहीं जाने देना किसी सवाल को। कोट लखपत के बारे क्या है, पहले चले आप बताएं। कोट लखपत के बारे पहले ग्रीन बेल्ट थी और उसमें पीएचई में पौधे लगे, सब लोग असकुत वहां पे तोते लगा के देते जा रहे हैं। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं, और नहीं फुटेज की जरूरत नहीं हैगी ना, मैं भी करो ही आया, मेरे को सुनो की गल है, इस सब्जेक्ट का मैंने पता है, ऐसे नहीं है। पहली बात यह है कि वो पौधे जो ग्रीन रेलवे कॉरिडोर का प्रोजेक्ट मैंने पिछली बार शुरू कराया था, शादरा से रायविंड 40 किलोमीटर के दोनों तरफ ग्रीनरी हो जाएगी और लीनियर पार्क बनेंगे, उसका वो इब्तदा थी। ठीक है सर, शहबाज साहब ने अप्रूव किया था, अभी वो शुरू ही किया था, और वो शायद सब कॉन्टिनेंट में अपने तौर का पहला प्रोजेक्ट था कि आपका 15 लाख की आबादी रेलवे लाइन के क्रॉस रहती थी और सिर्फ 2 अरब रुपये लगना था और पीएचए ने कर देना था, और 15 लाख लोगों के घर के पीछे जो कूड़े के डंप थे वो पार्क में
या ग्राउंड में तब्दील हो जाते हैं। आप सोचें, और तकरीबन लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती। खैर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ये थोड़ा सा टुकड़ा हो गया। वो जो दुकानें बनी हुई हैं वो बरसों पहले रेलवे मुलाजमीन की जो बेवगान थी उनको अलॉट हुई थी, वो कब्ज़े नहीं है। वो जो वफात पा गई और आगे लोग बैठे हुए थे, वो चंद दुकानें इन्होंने मिसमार की हैं। इन्होंने जब आमर निसार साहब DS लाहौर थे, वो सामने बैठे हैं, तो उन्होंने कोट लखपत रेलवे स्टेशन का रास्ता भी सीधा किया, वहाँ भी कुछ कब्जे थे। अब वो हम चाहते हैं कोट लखपत स्टेशन की जगह नया टर्मिनल बने। ML1 में भी हमारा इरादा यही है कि लाहौर के सिटी स्टेशन को न छेड़ा जाए, क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। कोट लखपत को ये जगह दी जाए। कोट लखपत इंपॉर्टेंट है, शहर फैल गया उस तरफ, अब उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मुतबादल रास्ता निकालना पड़ेगा। आप जोरा जोरी से काम नहीं हो सकता है, ये है बात। नहीं, वो पीछे ये जो एयर टिकट्स पे एक्साइज ड्यूटी वाली बात है, मैंने भी ये मीडिया के ज़रिए देखी है। कल इंशाल्लाह ताला हम इस पे फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। कल मैंने जाना है और इसका जायज़ा हमने कल रात एक मीटिंग की थी लाहौर एयरपोर्ट पे। सेक्रेटरी एविएशन भी आए थे और CO PIA भी। तो हम इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं कि अगर ये इजाफा होता है तो इसका एविएशन इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमारी जो जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं इस तरह सवाल नहीं लूँगा। हम अपनी ऑनेस्ट इनपुट जो है वो इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट को देंगे और उसके बाद ही इस पर मैं कोई बात कर सकता हूँ। वो जो यूरोप की और UK की फ़्लाइट्स की बहाली की बात है, उस पर हमारी इंगेजमेंट आयासा के साथ भी है और UK का जो रेलेवेंट अदारा है उसके साथ भी है। UK के साथ हमारी बातचीत क्लोज़ हो गई है, करीब आ गए हैं। क्लोज़ मीन करीब आ गए हैं, बंद नहीं होगी, करीब आ गए। तो इस वक्त एक ब्रिटिश टीम जो है वो पाकिस्तान आई हुई है ट्रेनिंग्स के लिए। मेरा गुमान ये है कि हम 4-5 माह में UK की फ़्लाइट्स को रिज्यूम कराने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। वो हो गया तो फिर EU में हमारी मुश्किलात कम होंगी। लेकिन ये बात नोट कर लें कि लॉबीज़ हैं जो कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स ना खुलें। वो लॉबीज़ किन की हैं? वो लॉबीज़ उनकी हैं जो यहाँ से कारोबार लेके जाते हैं अपने हब पे और उसके बाद पूरी दुनिया में पैसेंजर ले जाते हैं। और वो लॉबीज़ वो भी हैं जो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जाते हैं और डबल टिकट किए हुए हैं उन्होंने। क्योंकि अगर हमारी फ़्लाइट्स खुल जाती हैं UK की और इसकी यूरोप की, तो उनका कारोबार जो है, जो हमारा बिजनेस था वो ले गए हैं, हमें वापस मिलेगा। ज़ाहिर है नीचे आएगी कीमत, लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। तो ऑल्टरनेट हमने वो जो किया PKTK यानी टर्किश एयरलाइन के ज़रिए हम लोगों को PIA लेके जाता है इस्तांबुल और आगे फिर 36 डेस्टिनेशन में ले जाता है। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह 55,000 टिकट्स बिक चुकी हैं। 4 बिलियन रुपीज़ हमारे ख़जाने में हमारे PIA के पास आ चुका है। तो लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन वही है, उस पर हम कोशिश बहुत कर रहे हैं। मगर उन्हें कोई शर्म नहीं आई जो अपने अहमकाना बयानात के ज़रिए पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर गए हैं। वो कभी नहीं मानेंगे कि उन्होंने क्या तबाही की थी। वो आखिर नहीं जी मैं जवाब मैं इसके ऊपर मेरे पे कोई हतमी जवाब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सारे पैनिक हैं इसलिए कि अफसरान को भी तनख्वाह ताख़ीर से मिलती है और जो हालात मुल्क के हो गए हैं वो मैंने नहीं किए। और वो जहां हम पाकिस्तान को छोड़ गए थे वहां से आगे ले जाना चाहिए था ना। लेकिन जब आप साजिशें करेंगे, जब आप हुकूमतों को उखाड़ेंगे, जब आप एक आदमी को निकालने के लिए सियासत से तबाही फैला देंगे, तो फिर पूरा मुल्क भुगतेगा और सारी कौम को पता है कि ये क्या हुआ है। अब बात यह है कि हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम टर्न अराउंड कर रहे हैं। 12 महीने में कैसे टर्न अराउंड, फायर फाइटिंग कर रहे हैं, बचा रहे हैं। हमें यकीन है अल्लाह के फजल से कि डिफ़ॉल्ट से बचा लेंगे पाकिस्तान को। उसका एक नुकसान में सियासत में हो रहा है, फिर वो होगा नुकसान। ये नहीं हो सकता कि सियासी तौर पे हम लोगों को भी मुतमईन करते रहें और रियासत भी डिफ़ॉल्ट ना करे। एक
चीज़ मिलेगी, तो फिर रियासत इंपॉर्टेंट है, उसको डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को चलते रहना चाहिए। अगर ये बात लोगों की समझ में आ जाएगी, हमारी किस्मत, नहीं आएगी हमारी किस्मत। लास्ट क्वेश्चन है आपका जी। सर मैंने ये पूछना था, बहुत ट्रेन चल रही थी जिसमें ज्यादातर मुसाफिर और दीगर लोग रेलवे मुलाजिमीन और दीगर मुसाफिर भी सफर करते थे, तो काफी अर्सा से बंद है, उसको मुस्तकिल में चलाने का कोई प्रोग्राम है या नहीं? फिलहाल जो चल रही है इन पे गुजारा करना है, मेहरबानी।